मित्रों, अजय चतुर्वेदी का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के आ रहे हैं जिनसे अभी हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी। विषय है करोना। पिछले दिनों हम लोगों ने बात की थी पोस्ट करोना पर, जिसको लेकर के काफ़ी दिक्कतें लोगों को महसूस हो रही थी। अब पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के अपनी सजगता बढ़ाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च शीर्ष अधिकारियों के साथ को ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो किसी तरह की कोताही कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जीनोम एक्सपर्ट प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, पहले कोरोना की पहली लहर से लेकर के और अब तक लगातार इस वायरस को लेकर के अध्ययनशील हैं। कई भविष्यवाणियां भी उन्होंने की हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे अब कि ये जो चीन, जापान जैसे देशों में जिस तरह से बहुत तेज़ी से फैला है, उसके बाद अब हिंदुस्तान में भी उसका नया वेरिएंट आ गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये नया वेरिएंट क्या है और ये कितना घातक हो सकता है, हम चौबे जी से बात जानेंगे। जी नमस्कार। देखिए, वायरस जो है वो पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया लगातार सर्कुलेट कर रहा है पॉपुलेशंस में। लेकिन अगर हम भारत की बात करें और चाइना के साथ कंपेयर करें तो दोनों का जो स्टेटस है वो बहुत अलग अलग लेवल का है। चाइना जो है वो आज तक अगर आप सीरो पॉजिटिविटी वहाँ देखें तो 5 से 10% से ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई, जबकि भारत में देखें तो पहले ही वेव में जो है वो लगभग 20 से 30% के आसपास लोग सीरो पॉजिटिव थे। सेकेंड वेव के बाद वो 60% हो गया और थर्ड वेव जिसमें ओमिक्रॉन था उसके बाद जो है ये लगभग 70 से 80% लोगों के पास सीरो पॉजिटिविटी डेवलप हो गई। इसका मतलब कि ये वायरस शुरू में हमारे लिए अननोन था, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अननोन था। अब ये वायरस जो है वो उसको हमारा इम्यून सिस्टम समझ गया है। ज़्यादातर भारत के लोगों के लिए ये वायरस नया नहीं है। तो अब अगर दोबारा इसके किसी वेरिएंट का आक्रमण होता है हमारे इम्यून सिस्टम पे, तो हमारा इम्यून सिस्टम का जो मैकेनिज़्म है वो इसको बहुत इजीली टैकल कर सकता है, बहुत सीवियरली सिक होने लोग नहीं होंगे। दूसरी चीज़ कि भारत में ऑलरेडी अभी भी बहुत एक बड़ी पॉपुलेशन है जिसके पास वो इम्यूनिटी है जो कि नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद प्लस जिनको वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो जिसको हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये इम्यूनिटी एक तरीके से अभी तक ऐसा कोई वायरस का वेरिएंट नहीं पैदा हुआ है जो इस इम्यूनिटी को न्यूट्रलाइज कर सके। तो और वायरस को चाहिए क्या? वायरस को चाहिए ह्यूमन बॉडी। तो चाइना में क्योंकि बहुत सारे लोग उसके लिए अवेलेबल हैं, नईव लोग हैं, नईव मतलब कि जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जबकि इसके उलट भारत में बहुत कम नईव लोग हैं जिनको भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो उस केस में भारत और चाइना को हम बहुत अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जहां भारत में अगर ये वायरस आया तो बहुत मामूली असर पड़ेगा और चाइना को ये बहुत सीवियरली अफेक्ट करेगा। सर, ये जैसा आपने अभी बताया कि हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो पहल की गई और वैक्सीनेशन लार्ज स्केल पर कराया गया, तो ये दोनों मिला करके जो एंटीबॉडी अंदर में हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो जिस तरह से बढ़ी है, तो लेकिन अभी भी 20-25% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ या उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया। एक चीज़। और दूसरी चीज़, जिस तरह से पिछली बार हम लोग बात किए थे पोस्ट कोरोना की, और आपकी भी एक भविष्यवाणी आई थी कि जो वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुई थी उसमें ग्रेजुअली कुछ गिरावट भी आई है। तो अगर उसमें कुछ गिरावट आई है तो वो क्या कुछ प्रभावकारी हो सकता है ऐसी स्थिति में ये नया वेरिएंट? जी बिल्कुल। देखिए, जो इसका मैकेनिज़्म है वो ये है कि
सेकेंड वेव जैसे ही ख़त्म हुआ, हम लोगों ने एक सर्वे किया था बनारस और आसपास के ज़िलों में। वहाँ हमको ये देखने को मिला था कि 15% लोग वो वैक्सीन हेजिटेंट है, मतलब 15% लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। लेकिन इन 15% लोग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब कुल मिला के अगर हम ये मान लें कि 10% लोग हैं, लेकिन 10% लोग भी एक बहुत बड़ी 130 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 10% एक एब्सोल्यूट नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो भी पर्याप्त है किसी वायरस को पूरे पॉपुलेशन में या पूरे भारत में सर्कुलेट होने के लिए। लेकिन एक समय ये था कि जब हमारे पास 130 करोड़ की पॉपुलेशन इसके लिए जो है ससेप्टेबल थी, पर आज के डेट में अगर जो है 5% या 10% पॉपुलेशन इसके लिए ससेप्टेबल है, तो कोई बहुत बड़ा एक डिफरेंस है पहले तो इन दोनों के बीच। और जिनको वैक्सीनेशन लगता है या जिनको नेचुरल इन्फेक्शन होता है, एक बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी उनके शरीर में बनती है, लेकिन ये एंटीबॉडी ग्रेजुअली रिड्यूस होती है कुछ महीनों बाद। जनरली हम देखते हैं कि 3 महीने बाद एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बॉडी में घट जाती है। और लेकिन हमारे पास एक मेमोरी सेल होता है, तो ऐसा नहीं कि ये एंटीबॉडी हमेशा शरीर में बनी रहनी चाहिए, ये समय के साथ घटेगी। प्रोटीन है जो समय के साथ घटता है। लेकिन अब क्योंकि ये वायरस, हमको पता है कि इस वायरस जैसी कोई चीज़ है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक तरीके से एक युद्ध का मैदान होता है, जहाँ हमारे बहुत सारे सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं ऐसे वायरसेस से लड़ने के लिए। तो अब अगर दोबारा वायरस, जो अब हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस को अच्छी तरीके से पहचान चुका है, तो दोबारा अगर ये हमारे ऊपर आक्रमण करता भी है, तो हमारा एक मेमोरी सेल जिसको हम टी सेल बोलते हैं वो एक्टिवेट होता है। बी सेल को बोलता है कि अपने सैनिकों को भेजो, और मिलियंस ऑफ सैनिक हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और जा कर के तुरंत इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वायरस जो है अगर हमको असर भी करता है तो बहुत जल्दी ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हम 1-2 दिन बीमार रह सकते हैं और बीमार रहने के बाद ठीक हो जाएंगे, बहुत सीवियरली सिक नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ कोमॉर्बिड लोग हैं जिनको कि कोई और बीमारी है, जिनको बहुत जल्दी बहुत हैविली ये सिक करता है। दूसरा वो लोग हैं जो कि बहुत बूढ़े हैं, तो ये देखा गया कि ये वायरस एज के साथ ज़्यादा असर डालता है, कोमॉर्बिडिटी के साथ ज़्यादा असर डालता है। तो उन लोगों को अगर सरकार बूस्टर डोज देना चाहती है तो उन लोगों को बूस्टर डोज ले लेना चाहिए, जिससे कि उनके पास जो पहली लाइन का डिफेंस मैकेनिज्म है वो तैयार रहे। क्योंकि दूसरी लाइन का डिफेंस मैकेनिज्म भारत में सबके पास है लगभग, क्योंकि या तो उनको वैक्सीन लग चुका है या तो उनको इन्फेक्शन हो चुका है। लेकिन वो दूसरी लाइन जब तक एक्टिवेट होगा, एक चीज़ और आप देखे होंगे कि जो BF.7 है, इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है वो बहुत कम है। इंक्यूबेशन टाइम कम होने का मतलब आज ये वायरस के हम संपर्क में आए, कल से ही हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। जबकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। जैसे अगर हम नईव हैं, हमको न वैक्सीनेशन लगा है, न ही हम जो है कभी इन्फेक्ट हुए हैं, तो कम से कम 6 से 7 दिन लगता है इस वायरस के खिलाफ अपने पूरे सैनिकों को भेजने के लिए। तब तक तो ये वायरस हमारे जो है वो लंग्स में पहुंच जाएगा और हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन का डिफेंस है, एंटीबॉडी लगातार हमारे बॉडी में रन कर रही है, तो वो वायरस को तुरंत आते ही रोक लेगी। वो लोग जिनको कि कोई समस्या नहीं है, उनके पास सेकेंड लाइन का डिफेंस है, और सेकेंड लाइन का डिफेंस फर्स्ट लाइन को 2 दिन के अंदर एक्टिवेट कर देगा और 3 से 4 दिन के अंदर वो आदमी जो है वो ठीक हो जाएगा। सर, एक चीज़ दिमाग में आती है कि ये बार बार जो वैक्सीनेशन होगा, जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है क्या बॉडी पर? देखिए, बहुत छोटी स्टडीज़ हुई हैं। एक इजराइल में स्टडी हुई थी, उसने बताया था कि कुछ बच्चों को जब वैक्सीनेशन हुआ तो उनके हार्ट में इन्फ्लेमेशन आ गया। तो और ये साइड इफ़ेक्ट हमको लगता है पूरा इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट जाने में कम से कम 3 से 4 साल लगेगा। कोई भी वैक्सीन डेवलप होती है तो उसको काफ़ी समय लगता है पूरा उसके सिस्टम को समझने में। तो लेकिन अब जब जान की बन पड़ी है कि जान ही चली जाए या हम जिंदा रहें, तो ऐसे लोग जो कि वल्नरेबल हैं, जिनको कि इस वायरस से पता है कि बहुत हैवी नुकसान पहुंच सकता है, उनको एक तरीके से जो है थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है और वैक्सीन ले लेना चाहिए। एल्डरली एज मतलब किस एज के बाद के लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? ये देखिए, ऐसा भी नहीं है, साइंस बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है। जैसे कुछ के जीनोम में ऐसे म्यूटेशन हैं कि वो भले ही 100 साल के हों, इनको इस वायरस का कोई असर नहीं पड़ा। हमारे जाने में कई ऐसे लोग हैं जिनको सेकेंड वेव में इन्फेक्शन हुआ, जो डेल्टा था, जो सबसे खतरनाक बोला गया,
उसके बावजूद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर उनको हल्का बुखार हुआ, ठीक हो गए। लेकिन जैसा सामान्य लोगों में देखा जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है और अगर हम 75 के अबव हैं तो हमारे लिए इस वायरस का एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे स्लो होता जाता है टाइम के साथ, बहुत जल्दी एक्ट नहीं करता। तो और लेकिन एक और प्लस पॉइंट है कि ओमिक्रॉन या उससे रिलेटेड जितने भी वेरिएंट्स हैं, उसके जितने भी ब्रांचेस निकले हुए हैं, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, लोअर वाला ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसके फेफड़े में पहुंचने की संभावना बहुत तीव्र होती है। तो हमारा फेफड़ा अगर ठीक रहा, यहाँ इन्फेक्शन हुआ, लोगों को खांसी आएगी, लेकिन वो बहुत सीवियरली सिक नहीं होंगे, या यहाँ स्वेलिंग होगी तो बुखार आ जाएगा बहुत तेज, लेकिन वो कॉमन दवाएं हैं जिससे वो ठीक हो सकते हैं। मतलब हम एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुछ एहतियाती कदम उठाते हैं अपनी स्तर से और कुछ सतर्कता बरतते हैं तो हम इस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से पिछली बार थर्ड वेव जिसको हम लोग कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जब आया था उस समय भी आप लोगों ने ये बताया था कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है बनस्पत डेल्टा के। उस समय भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया था, कुछ 2 गज की दूरी की बात की गई थी और इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं था। 1-2 दिन के बाद लोग ठीक होने लगे थे। उसी तरह से ये नया वेरिएंट भी है, आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा संख्या में लोग हॉस्पिटल की ओर नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़, भगवान न करें ऐसा हो, हम लोग सब लोग स्वस्थ रहें, दूसरी लहर की तरह का कोई आपने जो अभी बताया इस तरह से कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी आपने चौबे साहब ने जो कुछ भी बताया वो बहुत ज़रूरी था आम लोगों को सतर्क करने के लिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पौष्टिक आहार लें। अगर ज़्यादा उम्र हो चुकी है तो आप बूस्टर डोज भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे समझ से जो लोग 2 वैक्सीन ले चुके हैं और वो पॉजिटिव हो चुके हैं उन्हें इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो फिर से मैं कहूँगा कि बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, अपने आप को संभालें, सतर्क रहें और लंबा जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।